देर रात, हॉस्टल का एक कमरा, मोबाइल की अकेली रोशनी एक थके हुए परेशान चेहरे पर पड़ रही है। उंगलियां आदतन स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश कर रही हैं, ई कल्याण पोर्टल, और हर बार नतीजा वही है, पेंडिंग एट डीएनओ। उस चेहरे पर अब उम्मीद नहीं दिखती, सिर्फ निराशा और एक सुलगता हुआ गुस्सा है। बिल्कुल। और कॉलेज की फीस भरने की आखिरी तारीख एक तलवार की तरह सिर पर लटक रही है। और देखिए, ये सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो झारखंड के उन लाखों छात्रों की रोज की हकीकत है, जिनकी पढ़ाई, जिनका भविष्य, सब कुछ इसी एक पोर्टल के स्टेटस पर आकर ठहर सा गया है। आज हमारे पास जो रिपोर्टें हैं, उनके आधार पर हम गहराई से समझेंगे कि ये स्कॉलरशिप, जो छात्रों के लिए एक जीवन रेखा होनी चाहिए थी, वो उनके लिए एक मानसिक बोझ और एक अंतहीन संघर्ष का कारण क्यों बन गई है। हमारा मिशन सिर्फ समस्या की सतह को खरोचना नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की जड़ों तक पहुंचना है, जो अपने ही युवाओं की उम्मीदों का, सच कहूं तो, गला घोंट रही है। चलिए इस पूरी स्थिति की भयावता को समझने से शुरू करते हैं। ये कोई छोटी मोटी देरी तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो रिपोर्टें हमारे सामने हैं, वो एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाती हैं। लगभग 35 लाख योग्य छात्रों में से 34 लाख से ज्यादा एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को 34 लाख। 34 लाख, और वो भी 2023-24 और 2024-25, मतलब लगातार 2 शैक्षणिक सत्रों के लिए उनका पैसा नहीं मिला है। जरा इस पैमाने की कल्पना कीजिए, 34 लाख छात्र। ये आंकड़ा तो मतलब किसी एक शहर की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। सही बात है। ये कोई प्रशासनिक विफलता नहीं है, ये एक व्यवस्थागत, एक सिस्टमैटिक संकट है, जिसने राज्य की उच्च शिक्षा की नींव को हिला के रख दिया है। और इसका असर जमीन पर हर रोज, हर पल दिखता है। कॉलेज के अकाउंट्स ऑफिस के बाहर लगी छात्रों की लंबी बेचैन कतारें, एग्जाम फॉर्म भरने की आखिरी तारीख का खौफ, और हॉस्टल के कमरों में देर रात तक चलने वाली वो चिंता भरी बातचीत। तेरा स्टेटस बदला क्या? हाँ, डीएनओ से आगे बढ़ा, घर पर क्या बोलें, ये उनकी रोजमर्रा की भाषा बन चुकी है। ये उम्मीद नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंतजार है। जो बात इस स्थिति को और भी जटिल बनाती है, वो ये है कि ये सिर्फ पैसों की देरी का मामला नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक विफलताओं की त्रिमूर्ति है, एक ट्रिनिटी ऑफ फेलियर, जिसके 3 कोने हैं और छात्र बस बीच में पिस रहे हैं। विफलताओं की त्रिमूर्ति, ये सुनने में ही काफी गंभीर लगता है। इसके 3 कोने क्या हैं? पहला है वित्तीय गतिरोध, मतलब फाइनेंशियल स्टेलमेट। केंद्र और राज्य के बीच वाला मामला? बिल्कुल। केंद्र और राज्य सरकार के बीच फंड को लेकर चल रही न खत्म होने वाली खींचतान, जिसका खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। ठीक है। और दूसरा है प्रक्रियात्मक अड़चने, यानी प्रोसीजरल ग्रिडलॉक। वेरिफिकेशन के कई स्तरों, जैसे आईएनओ, डीएनओ और डीएलसी पर महीनों, कभी-कभी तो सालों तक आवेदनों का अटका रहना। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा घातक है, वो है तकनीकी बाधाएं, टेक्निकल हर्डल्स। जैसे आधार सीडिंग और ये सब। हाँ, आधार सीडिंग और एनपीसीआई मैपिंग जैसी प्रक्रियाएं, जो एक डिजिटल दीवार की तरह खड़ी हैं और पैसे को छात्र के खाते तक पहुंचने से पहले ही रोक देती हैं। और ये तकनीकी बाधा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हमने एक रिपोर्ट में एक छात्र की कहानी पढ़ी, जिसे सिर्फ इसलिए पैसा नहीं मिला क्योंकि उसके आधार कार्ड में नाम सुनील कुमार था और बैंक खाते में सिर्फ सुनील था। बस इतनी सी बात पर? हाँ, महीनों तक वो डीएनओ और बैंक के बीच चक्कर काटता रहा और सिस्टम उसे एक फाइल की तरह यहां से वहां फेंकता रहा। बिल्कुल। और जब ये तीनों विफलताएं एक साथ काम करती हैं, तो छात्र इस सब से जूझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक रिपोर्ट में एक छात्र का जिक्र है, जिसे अपने इंजीनियरिंग के एडमिशन और सालाना फीस के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से 22,000 रुपए उधार लेने पड़े। सोचिए जरा, एक छात्र जो ज्ञान हासिल करने आया है, वो पढ़ाई शुरू करने से पहले ही कर्ज के बोझ तले दब जाता है। ये तो शिक्षा के मूल उद्देश्य के ही खिलाफ है। और ये सिर्फ एडमिशन फीस की बात नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी का क्या? एक छात्र ने बताया कि स्कॉलरशिप के भरोसे शहर आने के बाद अब वो महीने का खर्च चलाने के लिए सिर्फ 1,000 रुपए पर गुजारा करने को मजबूर है। 1,000 रुपए में पूरा महीना? हाँ। इसका नतीजा या तो वे एक वक्त का खाना छोड़ रहे हैं, या फिर अपनी पढ़ाई छोड़कर दिहाड़ी मजदूरी करने जा रहे हैं, ताकि हॉस्टल का किराया दे सकें और अगले सेमेस्टर की फीस का जुगाड़ कर सकें। और यही चीज इस पूरी स्थिति को एक अस्थिरता के जाल, यानी इंस्टेबिलिटी ट्रैप में बदल देती है। अस्थिरता का जाल? हाँ, मतलब जिस स्कॉलरशिप को वित्तीय बाधाओं को दूर करने
और स्थिरता लाने के लिए बनाया गया था, वही अब अनिश्चितता, कर्ज और मानसिक तनाव का एक नया व्यवस्थागत अवरोध बन गई है। और इसका असर तो फिर कॉलेजों पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल। जब हजारों छात्र समय पर फीस नहीं दे पाते तो कॉलेजों का पूरा वित्तीय ढांचा चरमरा जाता है। वे शिक्षकों को वेतन नहीं दे पाते, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाते। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को अंदर से खोखला कर रहा है। ये तो हुई फंड की बात और छात्रों पर उसके असर की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठते हैं, आखिर ये देरी हो क्यों रही है? पैसा कहाँ और क्यों अटका है? जब छात्र या मीडिया अधिकारियों से पूछते हैं तो उन्हें अक्सर केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप की कहानी सुनने को मिलती है। हाँ, और रिपोर्ट के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण जो राज्य सरकार के अधिकारी बताते हैं वो है केंद्र सरकार से पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत लगभग 900 करोड़ रुपए का बकाया न मिलना। 900 करोड़? जी। उनका तर्क सीधा है, जब केंद्र से ही पैसा नहीं आया तो वे छात्रों को भुगतान कहाँ से करें? 900 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सारी समस्या की जड़ केंद्र सरकार से आने वाले फंड में ही है? अगर वो पैसा आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। काश ये इतना सीधा होता, लेकिन कहानी में एक और पेंच है और यहीं पर हमें सिस्टम की अंदरूनी कमजोरियां साफ नजर आती हैं। अच्छा, वो क्या है? रिपोर्ट बताती है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी कक्षा 1 से 8 तक की स्कॉलरशिप, जिसका पैसा तो पूरी तरह से राज्य सरकार देती है। बिल्कुल, जिसके लिए राज्य ने 495 करोड़ का बजट भी आवंटित किया था, उसमें भी 9 महीने तक की देरी हुई है। एक मिनट, ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब जब पैसा पूरी तरह से राज्य के हाथ में था, केंद्र का कोई लेना देना नहीं था, तब भी वो समय पर छात्रों तक नहीं पहुंचा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये साफ तौर पर राज्य के अपने प्रशासनिक तंत्र की कमजोरियों, उसकी सुस्ती और अक्षमता को उजागर करता है। तो मतलब समस्या फंड से कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, और ये हमें एक और अवधारणा की ओर ले जाता है जिसे रिपोर्ट में परपेचुअल कैचअप यानी लगातार पिछड़ने का चक्र कहा गया है। अच्छा, परपेचुअल कैचअप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिस्टम हमेशा ही देर से चल रहा है। प्रशासन 2023-24 का बैकलॉग निपटाने में ही इतना उलझा रहता है कि 2024-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया ही देर से शुरू होती है। अच्छा, जब तक वे पुराने साल का हिसाब किताब पूरा करते हैं तब तक नया साल आधा बीत चुका होता है। तो ये चक्र तो कभी खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल, ये चक्र सुनिश्चित करता है कि सिस्टम कभी भी वर्तमान में नहीं आ पाता और भविष्य में भी देरी जारी रहेगी। ये एक कभी ना खत्म होने वाला इंतजार बन जाता है, एक ट्रेडमिल जिस पर छात्र दौड़ तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। मतलब ये एक ऐसा दलदल है जिससे सिस्टम खुद ही बाहर नहीं निकल पा रहा है। सही बात है। एक तरफ फंड का विवाद है और दूसरी तरफ एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा जो खुद ही धीमा और बोझिल है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि जब पैसा होता भी है तब भी वो एक डिजिटल चक्रव्यूह में फंस जाता है। ये चक्रव्यूह है क्या? इसे एक डिजिटल रिले रेस की तरह समझिए। छात्र अपना आवेदन रूपी बैटन लेकर दौड़ शुरू करता है और उसे पहले पड़ाव यानी आईएनओ को देता है। आईएनओ मतलब इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर। हाँ, कॉलेज का अधिकारी जो जांच करता है कि छात्र वहीं पढ़ता है या नहीं। ठीक है, पहला पड़ाव पार हुआ। फिर आईएनओ वो बैटन आगे डीएनओ यानी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को पास करता है। और यहीं पर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। बिल्कुल, ये जिला स्तर का अधिकारी है जिसके पास छात्र के सभी दस्तावेजों जैसे जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र की जांच की जिम्मेदारी है। ये सबसे मुश्किल पड़ाव है। और इसके बाद अंत में डीएनओ उसे डीएलसी यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को देता है जो अंतिम मंजूरी देती है और फिर पैसा छात्र के खाते में जाता है। लेकिन इस रेस में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर उस बैटन पर एक उंगली का निशान भी धुंधला हो या कोई दस्तावेज थोड़ा भी अस्पष्ट हो तो रेसर को वापस स्टार्टिंग लाइन पर भेज दिया जाता है बिना ये बताए कि गलती ठीक कैसे होगी। ये तो बहुत अजीब है। मतलब जिस सिस्टम को पारदर्शिता और कुशलता के लिए बनाया गया वही अपनी जटिलता की वजह से सबसे बड़ी बाधा बन गया। एक छोटी सी गलती और महीनों की मेहनत बर्बाद। और यही इस क्या कहते हैं नाजुक डिजिटल चेन की सबसे बड़ी कमजोरी है। बिल्कुल। आधिकारिक तौर पर डीएनओ वेरिफिकेशन के लिए लगभग 30 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन असलियत में जब एक अधिकारी के पास हजारों आवेदनों का बोझ होता है तो यह प्रक्रिया महीनों तक खिंच जाती है। और सिस्टम मानवीय गलतियों को बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल नहीं। इसका नतीजा होता है बड़े पैमाने पर आवेदनों का खारिज होना या अनिश्चित काल के लिए अटक जाना। जब सिस्टम इस तरह से फेल हो रहा हो तो जाहिर है कि छात्रों का सब्र जवाब देगा। इतने महीनों और सालों के इंतजार के बाद उनका गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है।
बिल्कुल। हाल ही में आदिवासी छात्र संघ ACS ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में एक विशाल हस्ताक्षर अभियान चलाया। हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। 1500 से ज्यादा छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया और सरकार को सीधी चेतावनी दी कि अगर जल्दी ही स्कॉलरशिप जारी नहीं की गई तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। ये सिर्फ एक विरोध नहीं है। नहीं, ये छात्रों के घटते भरोसे और बढ़ते हुए आक्रोश का प्रतीक है। वे अब सिर्फ गुहार नहीं लगा रहे, वे अपना हक मांग रहे हैं। तो इस चक्रव्यूह में फंसे छात्रों के लिए क्या कोई रास्ता है? क्या वे अपने स्तर पर कुछ कर सकते हैं सिवाय इंतजार और प्रदर्शन के? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, कुछ व्यवहारिक कदम हैं जो छात्र उठा सकते हैं, हालांकि ये भी एक संघर्ष ही है। जैसे कि सबसे जरूरी है अपने आवेदन का स्टेटस नियमित रूप से ई-कल्याण पोर्टल पर ट्रैक करना। यहीं से पहला सुराग मिलेगा कि आवेदन आखिर अटका कहाँ है। और स्टेटस के हिसाब से उन्हें कहाँ संपर्क करना चाहिए? मान लीजिए स्टेटस पेंडिंग एट DNO दिखा रहा है, जो कि सबसे आम है। अगर स्टेटस पेंडिंग एट DNO है तो इसका मतलब है कि फाइल जिला स्तर पर अटकी है। छात्र को तुरंत अपने जिला कल्याण अधिकारी यानी DWO से संपर्क करना चाहिए। ठीक है। और अगर स्टेटस अप्रूव्ड बाय DLC है लेकिन पैसा नहीं आया? अगर स्टेटस अप्रूव्ड बाय DLC है यानी जिले से मंजूरी मिल गई है लेकिन पैसा खाते में नहीं आया, तो समस्या लगभग हमेशा बैंक या आधार से जुड़ी होती है। मतलब NPCI मैपिंग या आधार सीडिंग में कोई गड़बड़ी है। और इसके लिए उन्हें कहाँ जाना होगा? इसके लिए छात्र को तुरंत अपनी बैंक शाखा में जाना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका खाता DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए सीडेड है। कई बार खाते इनएक्टिव हो जाते हैं या सीडिंग हट जाती है। बिल्कुल। अगर आधार से जुड़ी कोई ऐसी समस्या है जो बैंक भी हल नहीं कर पा रहा, तो UIDAI के टोल फ्री नंबर 1947 पर भी संपर्क किया जा सकता है। मुद्दा यह है कि छात्र को खुद ही एक जासूस की तरह अपनी फाइल के पीछे भागना पड़ता है। लेकिन ये सब करना एक छात्र के लिए कितना मुश्किल है, जिसे अपनी पढ़ाई पर, अपने असाइनमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। यही तो विडंबना है। ये तो हुई छात्रों की बात, लेकिन इस व्यवस्थागत समस्या के लिए कुछ दीर्घकालिक समाधान भी सुझाए गए हैं। जैसे कि ये परपेचुअल कैचअप का जो चक्र आपने समझाया था, उसे तोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? उसे तोड़ने के लिए ही रिपोर्ट में एक स्टेट कंटिजेंसी फंड यानी एक राज्य आकस्मिकता निधि बनाने का सुझाव है। इसका मकसद ये है कि अगर केंद्र से फंड आने में देरी होती भी है तो राज्य सरकार इस फंड से छात्रों को समय पर भुगतान कर दे और बाद में केंद्र से मिले पैसे से इस फंड को भर दे। इससे छात्रों का भुगतान केंद्र राज्य के विवाद में नहीं फंसेगा। बिल्कुल। ये विचार सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये व्यावहारिक है? इस फंड के लिए बजट कहाँ से आएगा, जबकि राज्य पहले से ही वित्तीय दबाव में है? ये एक जायज सवाल है और इसके लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। ये प्रायोरिटी तय करने की बात है। और कोई सुझाव? दूसरा बड़ा सुझाव है कॉलेजों में स्कॉलरशिप वेरिफिकेशन कैंप लगाना। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही विशेषज्ञ छात्रों के दस्तावेजों की जांच करें और उन्हें सही तरीके से फॉर्म भरने में मदद करें, ताकि वो डिजिटल रिले रेस में जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो शुरू में ही पकड़ ली जाएं। बिल्कुल, गलती को होने से पहले ही रोक दिया जाए, ताकि लाखों आवेदन सिर्फ एक धुंधले दस्तावेज या स्पेलिंग की गलती की वजह से खारिज ना हो। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? आज की हमारी इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? सार ये है कि हम एक ऐसी योजना को देख रहे हैं जिसकी मंशा बहुत अच्छी थी, वंचित छात्रों को शिक्षा के जरिए सशक्त बनाना। लेकिन यह योजना वित्तीय विवादों, नौकरशाही की सुस्ती और तकनीकी खामियों के एक ऐसे गहरे जाल में फंसकर रह गई है कि अब यह मदद करने की बजाय खुद एक सजा बन गई है। और इसका सबसे भारी बोझ वो छात्र उठा रहे हैं जिन्हें इस सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये मूल रूप से अन्याय है, ये व्यवस्था का अन्याय है। छात्रों को उस लाभ के लिए लड़ना पड़ रहा है, विरोध करना पड़ रहा है, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिसके वे कानूनी रूप से हकदार हैं। बिल्कुल, जो सिस्टम उन्हें सशक्त बनाने, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था, वही आज उनके लिए अकादमिक, वित्तीय और मानसिक संकट का सबसे बड़ा कारण बन गया है। ये कहानी सिर्फ रुके हुए पैसों की नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों और सपनों की कहानी है जो एक ऐसे सिस्टम में बंधक बन गई है जो हिलने को तैयार नहीं। ये उनके आत्मसम्मान पर चोट है, जब उन्हें हर कदम पर यह महसूस कराया जाता है कि वे याचक हैं, हकदार नहीं। और ये हमें एक बुनियादी और बेहद जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आखिर कब तक एक सुस्त और संवेदनहीन सिस्टम की कीमत छात्र अपनी पढ़ाई,
अपने सपनों और अपने भविष्य से चुकाते रहेंगे।